guys, good morning all of you and welcome back to our channel again। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, यानी स्थिर विद्युतिकी के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपके फर्स्ट यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर हैं। अब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का सीधा सीधा मतलब है चार्ज और स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली चार्ज के बारे में डील करेंगे और कब, जब चार्ज एट रेस्ट होगा, जब चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा। स्थिर अवस्था में चार्ज यानी आवेश और उससे रिलेटेड जो फिनोमिनाज हम डिस्कस करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है आपके वो है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे चैप्टर में और इससे आगे वाले 3 चैप्टर में भी हम आवेश को स्थिर मानेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, यानी वो स्थिर अवस्था में है, और उस स्थिति में उससे रिलेटेड जितने फिनोमिनाज हैं उसके बारे में हम इस फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस करेंगे। अब इन सभी को डिस्कस करने से पहले दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये कि सर चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज, आवेश होता क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली चार्ज के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये कितने टाइप का होता है। और नॉर्मली हम जब डिस्कस करते हैं कि किसी वस्तु पर धनावेश है, किसी वस्तु पर ऋणावेश है, तो इसका क्या मतलब है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो उस ऑब्जेक्ट के आवेशित होने का क्या अर्थ है, उसको आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ज यानी कि आवेश। देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखते भी हैं और जब छोटे थे तब किए भी होंगे। हमने ये देखा है कि जब हम किसी स्केल को हमारे बालों में रब करके कागज़ के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाते हैं तो वो स्केल उन कागज़ के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सिमिलरली, अगर किसी गुब्बारे में हवा भर के और उसे किसी ऊनी कपड़े से रब करके, उसे ऊनी कपड़े से घर्षित करके हम किसी दीवार पे चिपका दें तो वो घंटों तक दीवार पे चिपका रहता है। ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, ये सारी घटनाएं स्थिर विद्युतिकी के कारण होती है, यानी कि आवेशों के कारण होती है। आवेशों के बीच स्थिर अवस्था में लगने वाले बलों के कारण होती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि सर आवेश होता क्या है। देखिए, आवेश के बारे में हिस्ट्री में भी एक लंबी चेन है और वैसे तो आवेश की कोई एक्चुअल डेफिनेशन अगर देने जाए तो नहीं है। ये हम केवल और केवल प्रयोगों के आधार पर ही आवेश को समझते हैं और उसके गुणधर्म को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले आवेश के बारे में जो डिस्कस किया था वो था ग्रीस के एक निवासी थे, ग्रीस के मिलेटस नामक एक शहर के जो निवासी थे जिनका नेम था थेल्स। उन्होंने लगभग ईसा से 600 साल पूर्व एक एक्सपेरिमेंट देखा। क्या एक्सपेरिमेंट देखा? एम्बर नामक एक पदार्थ को जब उन्होंने रेशम के कपड़े से घर्षित करा और उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि ये जो एम्बर वाला विशेष पदार्थ है उसको रेशम के कपड़े से घर्षित करने के बाद कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाने पर ये उन तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये ईसा से 600 साल पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप भी
कांच की किसी छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करके कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाओ तो कागज के तिनके उस कांच की छड़ से चिपक जाएंगे। सिमिलरली प्लास्टिक की किसी छड़ को आप अपने बालों में रब करके, बालों से घर्षित करके कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाओ तो वो कागज के तिनके उस प्लास्टिक की छड़ से भी चिपक जाएंगे। यानी कि जब हम पदार्थों को एक दूसरे से घर्षित करते हैं, उसके बाद कागज के छोटे छोटे तिनकों के पास ले जाते हैं, तो उन पदार्थों में, उन कागज के तिनकों को आकर्षित करने का एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। घर्षित करने से पहले उनमें ये विशेष गुण नहीं था और रगड़ने के बाद उनमें ये विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये पदार्थ नॉर्मल से अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हैं, सामान्य व्यवहार नहीं करते, असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं, एक विशेष गुण उपार्जित कर लेते हैं और इस विशेष गुण को ही हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। सो चार्ज इज बेसिकली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। चार्ज एक विशेष गुण है। चार्ज केवल और केवल एक गुण है। अब ये गुण को हम व्यवस्थित ढंग से डिस्कस करें, अगर इसकी स्पष्ट परिभाषा देने जाए तो क्या होगा कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। पदार्थों को निर्मित करने वाले जो मूल कण होते हैं, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इन्हें मूल कण माना जा सकता है। हालांकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मूल कण नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक मूल कण है। तो जो पदार्थों को निर्मित करने वाले मूल कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, ये उनका एक नैज गुण है। अब ये नैज गुण का क्या मतलब है? नैज गुण का मतलब है कि ये ऐसा गुण है जो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अस्तित्व में होने के कारण स्वतः ही होता है, कोई एक्स्ट्रा क्रिएशन नहीं है। जो पार्टिकल पदार्थों को निर्मित करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के अस्तित्व में होने के कारण ये उनका स्वतः ही एक गुण है और इसी विशेष गुण को हम आवेश कहते हैं। तो अगर आवेश की स्पष्ट परिभाषा देने जाए तो हम आवेश की स्पष्ट परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं? चलिए, आवेश की स्पष्ट 2-3 डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of the fundamental particles that make up the objects around us. यानी कि चार्ज मूल कणों का वह नैज गुण है जिन मूल कणों से पदार्थ बने हैं। अगर इसकी हिंदी में डेफिनेशन दे तो क्या है? पदार्थों को निर्मित करने वाले, पदार्थों को निर्मित करने वाले मूल कणों का नैज गुण आवेश है। जो भी मूल कण होते हैं, उन मूल कणों का एक विशेष जो गुण है, उस गुण को ही हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ये गुण आ जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को आवेशित कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ये विशेष गुण नहीं है तो वो अनावेशित कहलाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ये विशेष गुण आता है तो वो आवेशित कहलाता है। इंपॉर्टेंटली मैंने बताया ये कणों का गुण है। किसका गुण है? कणों का। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वो गुण है, इसका मतलब कोई कण आया होगा। ठीक है, तो कणों का जो नैज गुण है उसे आवेश कहते हैं। नैज गुण का मतलब ऐसा गुण जो कणों के अस्तित्व में होने के कारण स्वतः ही होता है। ये तो हमने इसकी एक डेफिनेशन दे दी। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देने जाए तो आवेश की दूसरी डेफिनेशन किस प्रकार से दी जा सकती है कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसे अनुभव कर सकता है। अगर कोई पदार्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है
या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकता है, इसका मतलब उस पे ये विशेष गुण है, मतलब उस पे ये आवेश है। तो दूसरी डेफिनेशन अगर देने जाए आवेश की तो क्या होगी? आवेश किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ का वह विशेष गुण है जिसके कारण द्रव्य विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है या इनका अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी द्रव्य का ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण कोई भी द्रव्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या इन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का अनुभव कर सकता है। तो मोटे मोटे तौर पे आवेश का सीधा सीधा मतलब है एक विशेष गुण। जैसा कि मैंने बताया, जब अपन किसी प्लास्टिक की छड़ को हमारे बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद उसको कागज के तिनकों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के तिनकों को आकर्षित करता है। लेकिन अगर इसको हम बालों से नहीं रगड़े और उसके बाद कागज के तिनकों के पास ले जाए तो इसमें ये आकर्षण का गुण नहीं आता। रगड़ने के बाद इसमें ये विशेष गुण उत्पन्न होता है जिसकी वजह से ये उन कागज के तिनकों को आकर्षित करता है। तो रगड़ने से पहले इस पर आवेश नहीं था और रगड़ने के बाद इस पर आवेश है। रगड़ने के पहले इस पर विशेष गुण नहीं था, रगड़ने के बाद इस पर विशेष गुण है। मतलब आवेश बेसिकली एक विशेष गुण है, पदार्थों का ही एक विशेष गुण है और जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। तो आवेश सिर्फ और सिर्फ एक गुण है, कण नहीं है, सिर्फ गुण है। और ये गुण किसका है? ये गुण पदार्थों को निर्मित करने वाले मूल कणों का है और नैज गुण है। नैज का मतलब इंट्रिंसिक और इसका मतलब है कि ये गुण उन कणों के अस्तित्व में होने मात्र से ही स्वतः उद्गमित होता है। तो ऐसे विशेष गुण को हम आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ या द्रव्य का ऐसा विशेष गुण जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या उनका अनुभव कर सकता है, उसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? आवेश कहते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आवेश बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं गाइस कि आवेश बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको रफ कर देता हूँ। हम आवेशों के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ रखा है कि आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आया कहाँ से? क्यों हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव ही कहा और इसका क्या सेंस है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तीसरे प्रकार का कोई आवेश पॉसिबल नहीं है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स ओनली, टू टाइप्स ओनली। दो ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरे प्रकार का कोई चार्ज होता ही नहीं। तो दो ही प्रकार के चार्ज हैं। दोनों प्रकार के चार्ज को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने तीन डायग्राम बना रखे हैं। ये वेरी फर्स्ट डायग्राम है, ये सेकंड और ये थर्ड। देखिए, पहले डायग्राम में हम क्या देखते हैं? कांच की किसी छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उसके बाद उसे किसी धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। कांच की किसी छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद, कांच की छड़ को किसे रगड़ते हैं? रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करने के बाद उसे हम किसी धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से लटका देते हैं और उसके पास दूसरी किसी कांच की छड़ को सेम रेशम के कपड़े से ही रगड़ने के बाद पहली कांच की छड़ के पास लाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि कांच की किसी छड़ को
रेशम के कपड़े से घर्षित करने के बाद लटकाया और उसके पास वैसे ही दूसरी कांच की छड़ जिसको भी मैंने रेशम के कपड़े से ही घर्षित किया है उसके पास लाया, तो दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। ये मैंने पहला एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल होता है, एबोनाइट की किसी छड़ को हम बिल्ली की खाल से रब करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, एबोनाइट की छड़ को फर से रब करते हैं। फर का मतलब होता है बिल्ली की खाल। तो फर से घर्षित करते हैं और उसे भी हम धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं और उस एबोनाइट की छड़ के पास सेम दूसरी एबोनाइट की छड़ को लाते हैं जिसको भी हमने बिल्ली की खाल से रब किया है। हम ये देखते हैं कि इस एबोनाइट की छड़ के पास सेम वैसी ही दूसरी एबोनाइट की छड़ को अगर लाते हैं तो ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ये हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखा। फिर हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कांच की छड़ जिसको हमने रेशम के कपड़े से घर्षित किया था उसको तो हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया और उसके पास एबोनाइट की छड़ जिसको हमने बिल्ली की खाल से रब किया था उसको जब हम लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है, तो हमने तीन यहाँ पे परीक्षण देखे कि कांच की दो छड़ें जो एकदम आइडेंटिकल थी, दोनों को हमने रेशम के कपड़े से घर्षित किया और दोनों को जब एक दूसरे के पास लाते तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो एबोनाइट की छड़ दोनों को बिल्ली के खाल से रब करने के बाद एक दूसरे के पास लाते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। और कांच की छड़ जिसको रेशम के कपड़े से घर्षित किया और एबोनाइट की छड़ जिसको बिल्ली के खाल से रब किया, दोनों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर, केवल यही प्रयोग नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स जब हमने करे तो लगभग यही रिजल्ट हमको मिलता है कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो इन रिजल्ट्स के आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि आवेश दो ही प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, समझिए। कांच की अगर ये दोनों छड़ें एक जैसी है, दोनों छड़ों को हमने रेशम के कपड़े से घर्षित किया, मतलब घर्षण के बाद इस कांच की छड़ पर जैसा आवेश आया होगा इस कांच की छड़ पर भी ठीक वैसा ही आवेश आया होगा, मतलब दोनों पर समान प्रकृति के आवेश आए होंगे। और ये दोनों अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। इस एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर भी एबोनाइट की दोनों छड़ें एक जैसी थी, दोनों को सेम बिल्ली के खाल से रब किया गया था, मतलब दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आया होगा क्योंकि दोनों एबोनाइट की छड़ें, दोनों को रब भी समान मटेरियल से किया तो दोनों पर जो गुण आया होगा, जो आवेश आया होगा वो भी समान प्रकृति का आया होगा और इन दोनों ने भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर भी समान प्रकृति के आवेश थे, यहाँ पर भी समान प्रकृति के आवेश थे, यहाँ पर भी दोनों पे समान गुण आया होगा, यहाँ पर भी दोनों पे समान गुण आया होगा और समान गुण आया है और दोनों एक दूसरे को अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब समान प्रकृति के जो गुण हैं, समान प्रकृति के जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट नंबर 1 जो मिलता है वो ये मिलता है कि समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस जो है, समान प्रकृति के जो गुण हैं, आवेश का सीधा सीधा मतलब है विशेष गुण, इन दोनों पे समान गुण आया होगा, इन दोनों पर भी समान गुण आया होगा, समान गुण होने के कारण दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, यहाँ पर भी समान गुण होने के कारण दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया, मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने देखा कि कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ अलग अलग है, इसको रेशम के कपड़े से घर्षित किया, इसको बिल्ली की खाल से घर्षित किया, मतलब इस पे जैसा गुण आया होगा इस पे वैसा गुण नहीं आया होगा, उसका विपरीत गुण या उससे अलग गुण आया होगा और दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, आकर्षित किया है, मतलब दोनों पर समान गुण नहीं था इसलिए दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। यानी कि विपरीत प्रकृति के जो गुण होते हैं, यानी विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट नंबर 2 जो मिलता है, रिजल्ट सेकंड, ये विपरीत प्रकृति के आवेश जो है, विपरीत प्रकृति के आवेश
या विपरीत प्रकृति के गुण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने केवल यही डिस्कस किया। इन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो समान प्रकृति के गुण होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के जो गुण होंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन है? हमने ये पता लगाया कि जब भी अगर इस लटकी हुई कांच की छड़ के पास हम कोई भी आवेशित वस्तु लाएंगे, किसी भी वस्तु को घर्षित किया किसी के साथ, और अगर कांच की छड़ के पास लेके आए और ये उससे प्रतिकर्षित हुई, इसका मतलब उस वस्तु पर भी ठीक वैसा ही गुण होगा, ठीक वैसा ही आवेश होगा जैसा कांच की छड़ पे है। और अगर किसी वस्तु को किसी भी मटेरियल से रब करने के बाद इस कांच की छड़ के पास लेके आते हैं और ये इससे आकर्षित होती है, मतलब उस पर ठीक वैसा गुण नहीं होगा जैसा कांच की छड़ पे था। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कोई भी वस्तु इस कांच की छड़ से आकर्षित होगी या कोई भी वस्तु इस कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होगी। तो हमें दो ही रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे कि या तो कांच की छड़ से आकर्षण या कांच की छड़ से प्रतिकर्षण। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो विशेष गुण है वो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो कांच की छड़ पे जो गुण है ठीक वैसा, या कांच की छड़ पे जो गुण है वैसा नहीं। तो बार बार ये कहना बड़ा दिक्कत वाला मामला हो जाता कि किसी वस्तु पे कैसा गुण है या कैसा आवेश है, तो हम कहते हैं कि सर कांच की छड़ पे जैसा गुण है वैसा, या कांच की छड़ पे जैसा गुण नहीं है, उस जैसा गुण है उसकी विपरीत प्रकृति जैसा। तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका समाधान किया और इन्होंने इसका नामकरण कर दिया। तो हमने इस रिजल्ट पे तो हमने केवल ये देखा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका नामकरण किस प्रकार से किया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आवेशों के नामकरण के बारे में, आवेशों के नामकरण के बारे में। तो आवेशों का जो नामकरण किया वो किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से, कोई इसका लॉजिक नहीं था, उन्होंने स्वेच्छा से ये बताया कि कांच की छड़ पर जो गुण आया है, कांच की छड़ पर जो प्रॉपर्टी आई है, जो आवेश आया है, उसको हम पॉजिटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉजिटिव। तो दूसरी जो कांच की छड़ थी उस पर भी कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आएगा। क्लियर? इस तरह से अब कांच की छड़ से जो वस्तु प्रतिकर्षित होगी वो वस्तु पे भी कांच की छड़ जैसा ही गुण होगा, मतलब उस पे भी धनावेश होगा। और जो वस्तु कांच की छड़ से आकर्षित होगी, इसका मतलब उस पे कांच की छड़ जैसा गुण नहीं होगा, बल्कि कांच की छड़ के विपरीत प्रकृति का गुण होगा। उन्होंने बताया कि कांच की छड़ वाला जो गुण है, उन्होंने उसको अपनी स्वेच्छा से नाम दे दिया पॉजिटिव। तो जो वस्तु कांच की छड़ से प्रतिकर्षित हो रही होगी, मतलब उस पे कांच की छड़ जैसा ही गुण होगा, मतलब उस पे भी धनावेश होगा। ठीक है। और जो वस्तु कांच की छड़ से आकर्षित होगी, मतलब उस पे कांच की छड़ जैसा गुण नहीं होगा और उसका विपरीत गुण होगा, और उसके विपरीत गुण को उन्होंने नाम दे दिया माइनस। तो इस प्रकार एबोनॉइड की ये छड़ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस तरह से ये आ गया इस पे माइनस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्वेच्छा से ये बताया कि कांच की छड़ पे जो गुण आया है उसको हम नाम दे देते हैं पॉजिटिव। ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम से घर्षित करने पर इस पे जो गुण आता है उस गुण को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से उन्होंने उसको धनात्मक यानी पॉजिटिव नाम दिया। तो जो वस्तु कांच की छड़ से प्रतिकर्षित होगी उस पर कांच की छड़ जैसा ही गुण होगा, मतलब उस पर भी धनात्मक गुण होगा। और जो वस्तु कांच की छड़ से आकर्षित होगी उस पर कांच की छड़ की विपरीत गुण होगा, मतलब ऋणात्मक गुण होगा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने हिसाब से नाम दिया। तो हमने ये कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये केवल नाम है ना। पॉजिटिव नाम किसका दिया? कांच की छड़ में जो गुण था उसका नाम पॉजिटिव दे दिया, और इसके विपरीत जो भी गुण होगा उसे नेगेटिव नाम दे दिया। ये तो कोइंसिडेंटली आविष्कार वहां पे हुआ, इसलिए उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दे दिया। अगर ये कोइंसिडेंटली इंडिया में इसका आविष्कार होता तो हम इसको कुछ भी नाम दे सकते थे। फर्ज करो कांच की छड़ पे जो गुण था उसको हम अपने हिसाब से सुरेश नाम दे देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भाई सुरेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर इसका नाम मैं सुरेश दे रहा था तो उसकी विपरीत प्रकृति के गुण का नाम मैं रमेश दे देता, तो हम क्या कहते हैं कि सुरेश रमेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ठीक है। तो ये तो केवल नाम है, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। मेन बात क्या है, गुण की है कि कांच की छड़ पे जो गुण था उसका नाम पॉजिटिव हो गया और उसकी विपरीत प्रकृति का जो गुण है उसका नाम नेगेटिव हो गया। अब होता एक्चुअली क्या है गाइस, जब हम किसी भी छड़ को किसी भी ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। क्या स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होते हैं तो अपने साथ अपना गुण भी ले जाते हैं और इसी की वजह से वस्तु आवेशित होती है। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या पढ़े, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा द्रव्य के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और परमाणु में दो भाग होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और एक होता है नाभिक जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बाय एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे जो विशेष गुण होता है वो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो गुण है वो कांच की छड़ पे जो गुण था उसका विपरीत गुण है, कहने का मतलब। तो हम इलेक्ट्रॉन के गुण को कौन सा गुण कहते हैं? कांच की छड़ का विपरीत गुण, और वो कौन सा है? नेगेटिव। और इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन पे जो गुण है वो कांच की छड़ वाला ही गुण है जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई गुण नहीं होता। न्यूमेरिकली हम बात करें तो प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की क्या होती है? बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा बराबर होते हैं। मतलब टोटल धनावेश का जो मान है वो टोटल ऋणावेश के बराबर है, और टोटल धनावेश अगर टोटल ऋणावेश के बराबर है तो नेट यहाँ पे गुण कितना आ जाएगा? नेट गुण या नेट आवेश हमेशा किसी भी वस्तु पर, किसी भी परमाणु पर शून्य होगा। मतलब कोई भी परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है उसमें नेट ऋणावेश का मान नेट धनावेश के बराबर होता है। अब यदि इस परमाणु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, तो इसका मतलब इस पे ऋणावेश का मान बढ़ जाएगा, तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन्स पर जो आवेश है उसका मान बढ़ जाएगा, और इस स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो समझिए, जब अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कांच की किसी छड़ को रेशम के किसी कपड़े से घर्षित करते हैं तो होता क्या है, कांच की छड़ पर एक विशेष गुण आता है जिसे हमने पॉजिटिव कहा था। और पॉजिटिव कब आता है? हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर निकलेंगे। इसका मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? रेशम के कपड़े में। और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कांच की छड़ पर धनावेश हो जाता है, और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया? ये हमने मोटे मोटे तौर पे ये पढ़ा कि आवेश क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट, आवेश एक विशेष गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल है। पदार्थों को निर्मित करने वाले मूल कणों का एक नैज गुण है, कण नहीं है, गुण है। और ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश कैसे हुआ है वो मैं आपको बता चुका, केवल नाम दिया गया है। वास्तव में तो ये गुण दो ही प्रकार के थे, कांच की छड़ पे जो गुण था वो, और कांच की छड़ पर जो गुण था उसकी विपरीत प्रकृति का गुण। हम देखते हैं ऋणावेशित वस्तु कब होती है? जब हम देखते हैं किसी भी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो ऋणावेशित हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो गुण है वो बढ़ जाता है। और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो गुण है वो कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स के गुण बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में वस्तु धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षित करते हैं तो कांच की छड़ को जो आवेश आता है उसको हम पहले से नाम दे चुके हैं, धनावेशित। और धनावेश कब होता है? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे जिसकी वजह से ये धनावेशित हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन किस में गए? रेशम के कपड़े में, जिससे रेशम का कपड़ा क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। क्लियर है गाइस? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया आवेश के बारे में और आवेशों के प्रकार के बारे में। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने के कितने तरीके हो सकते हैं, हम वस्तु को किस किस तरह से आवेशित कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।